9 मार्च 2023 का दिन ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट मैच। भीड़ से खचाखच भरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मंच पर विराजमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी बीच नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नरेंद्र मोदी की ही एक तस्वीर गिफ्ट की जाती है, वो भी नरेंद्र मोदी के ही दोस्त अमित शाह के बेटे जय शाह के द्वारा। क्रिकेट के मंच पर सजे इस राजनीतिक मंच के सामने गुजराती गीतों और नृत्य का प्रदर्शन होता है। कुछ मिनट के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज एक गाड़ी पर सवार होकर पूरे मैदान का एक चक्कर लगाते हैं। उत्साहित भीड़ नरेंद्र मोदी के नारे लगाती है और टीवी के कैमरे पर होते हैं मोदी। क्रिकेट के इतिहास में यह पहली बार था कि राजनीतिक मंच सजाने के लिए क्रिकेट टीमों को ही मैच से पहले 1 घंटे तक रोका जाता है। इस प्रदर्शनी के बाद जाकर भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच शुरू हुआ। अगले दिन गुजराती अखबार दिव्य भारत में खबर छपती है कि इस मैच के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 80,000 टिकटें खरीदी थी ताकि भाजपा कार्यकर्ताओं की ये भीड़ मैदान में मोदी मोदी के नारे लगा सके। शायद यही प्रोग्राम 19 नवंबर 2023 के दिन हुए वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में दोहराया जाता। फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही आसमान में वायु सेना के द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री के भव्य आगमन का ऐलान किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से इस मैच की शुरुआत में ही भारतीय टीम ढेर हो जाती है। बीसीसीआई के अंदर खाने जो प्लान रचा गया था वो फेल हो जाता है। इस 2023 वर्ल्ड कप के दौरान कुछ असामान्य घटनाएं घटी। कई मैचों में दर्शक एक टिकट पाने के लिए भी परेशान रहे, तो वहीं मैदान में सीटें खाली रहीं, जहां तक कि भारत के मैचों में भी सीटें खाली रहीं। आखिर ये टिकटें कहां चली जाती हैं? वर्ल्ड कप के दौरान टिकट मिसमैनेजमेंट के पीछे क्या रहस्य है? आखिर बीसीसीआई के अंदर क्या पक रहा है? आखिर बीसीसीआई के अंदर अमित शाह के बेटे जय शाह को लेकर क्या चल रहा है? 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल लेट क्यों हो जाता है? आखिर वर्ल्ड कप की टिकटें कहां चली जाती हैं? सबसे जरूरी सवाल कि आखिर क्यों हर इंपोर्टेंट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही कराए जा रहे हैं? क्या जय शाह बीसीसीआई में मनमानी चला रहे हैं? आखिर क्या है बीसीसीआई के राजनीतिक प्लान और जय शाह की असली सच्चाई? जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। भारतीय क्रिकेट को चलाने वाली संस्था का नाम है बीसीसीआई और बीसीसीआई को चलाने वाले 2 सबसे बड़े लोग होते हैं, एक अध्यक्ष और एक सचिव यानी सेक्रेटरी। इस वक्त बीसीसीआई के अध्यक्ष का नाम है रोजर बिन्नी और सेक्रेटरी का नाम है जय शाह। जय शाह यानी देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे। बीसीसीआई के पूर्व क्रिकेटर रहे रोजर बिन्नी की हैसियत आज एक राष्ट्रपति की तरह है। बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर उनकी नियुक्ति भी समझिए इसीलिए हुई है। उनकी नियुक्ति के पीछे की कहानी हम आगे जानेंगे, क्योंकि सबसे पहले इस कहानी की शुरुआत करेंगे जय शाह से। साल 2009 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गृह मंत्री थे नरेंद्र मोदी के मित्र अमित शाह। क्रिकेट की राजनीति में दिलचस्पी होने के कारण साल 2009 में ही नरेंद्र मोदी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन जाते हैं। उनके साथ ही उनके मित्र यानी अमित शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इसी साल अमित शाह के इकलौते बेटे जय शाह को अहमदाबाद के सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रिकेट का सदस्य बना दिया जाता है। क्रिकेट बोर्ड में जय शाह की एंट्री के पीछे कारण और योग्यता दोनों ही सिर्फ ये हैं कि वे अमित शाह के बेटे हैं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हैं तब तक गुजरात क्रिकेट बोर्ड पर नरेंद्र मोदी का नियंत्रण रहता है। इसी बीच 26 मई 2014 के दिन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। धीरे धीरे गुजरात के बहुत से आईएएस अधिकारी केंद्र सरकार में बुला लिए जाते हैं। गुजरात में मोदी के विश्वसनीय रहे अधिकारियों को दिल्ली दरबार में सजा दिया जाता है। इधर गुजरात राज्य से नरेंद्र मोदी के जाने के बाद अमित शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन जाते हैं और जय शाह जॉइंट सेक्रेटरी बना दिए जाते हैं। मतलब अब दोनों बाप बेटे ही गुजरात क्रिकेट बोर्ड को चलाने लगते हैं। लेकिन चूंकि मोदी केंद्र की सत्ता में आ चुके थे, इसलिए जय शाह की राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड में एंट्री का वक्त आ चुका था। फाइनली अप्रैल 2015 में जय शाह को बीसीसीआई की फाइनेंस और मार्केटिंग कमेटी का सदस्य बना दिया जाता है। यहाँ से बीसीसीआई में अमित शाह के बेटे जय शाह की एंट्री होती है। इस समय बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे भाजपा के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। लेकिन नरेंद्र मोदी की नज़र थी अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम पर। मोटेरा स्टेडियम में पहले ही साल 1987, 1986 और साल 2011 के वर्ल्ड कप के मैच खेले जा चुके थे।
लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही साल 2015 में मोटेरा स्टेडियम को तोड़ दिया जाता है, क्योंकि वहां अब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाना था। दिल्ली की राजनीति में आने से पहले ही नरेंद्र मोदी ने मोटेरा स्टेडियम को लेकर बीसीसीआई से बात करना शुरू कर दिया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। तभी से नरेंद्र मोदी क्रिकेट की राजनीति में दिलचस्पी ले रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पूरी बीसीसीआई के अंदर भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। ऊपर से देखने पर मोटेरा स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होने जा रहा था, लेकिन असल में ये एक बड़ा राजनीतिक मंच भी बनने जा रहा था। मोटेरा स्टेडियम को दोबारा डिजाइन करने का ठेका दिया गया ऑस्ट्रेलिया की एक डिजाइन कंपनी पॉपुलस को, और इसे बनाने का ठेका मिला मुंबई की लार्सन एंड टब्रो कंपनी को। इस स्टेडियम को दोबारा बनाने के लिए करीब 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए। साल 2016 से इस स्टेडियम को दोबारा बनाया जाना शुरू होता है, जो साल 2020 के फरवरी महीने तक चलता है। 24 फरवरी 2020 के दिन पहली बार इस स्टेडियम को जनता के लिए खोला गया, लेकिन क्रिकेट के लिए नहीं। इस स्टेडियम में पहला कार्यक्रम होता है नमस्ते ट्रम्प। नमस्ते, नमस्ते। अमेरिकी राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी ने इस स्टेडियम में एक विशाल राजनीतिक रैली को संबोधित किया। इस तरह क्रिकेट का ये मैदान अपनी पहली ही शुरुआत एक बड़े राजनीतिक मंच के रूप में करता है। 24 फरवरी 2021 के दिन मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया जाता है। मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रम्प उस वक्त किया गया जब कोविड अपने पीक पर था। हालांकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नमस्ते ट्रम्प के प्रोग्राम को ये कहकर पचाया जा सकता है कि उस वक्त इस मैदान में कोई क्रिकेट मैच नहीं हो रहा था। 9 मार्च 2023 के दिन तो क्रिकेट के इस मैदान और इसमें खेल देखने आई भीड़ को एक राजनीतिक अड्डा बना दिया जाता है। मार्च 2023 में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच हो रही एक टेस्ट सीरीज के चौथे मैच के दौरान 75 ईयर्स ऑफ फ्रेंडशिप थ्रो क्रिकेट इवेंट करवाया गया। इस इवेंट में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज और नरेंद्र मोदी शामिल होते हैं। क्रिकेट जगत में ये पहली बार हो रहा था कि दो देशों के रिश्तों की 75वीं सालगिरह का एक इवेंट गढ़कर मैच से पहले एक राजनीतिक इवेंट कर डाला हो। जब से नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना है तब से ही क्रिकेट के सभी बड़े मैच यहीं आयोजित किए जा रहे हैं। इसके पीछे कई फायदे और कई कारण हैं। कारण ये कि ये अहमदाबाद में है, प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य में है, जहां उनका गुजरात दंगों के बाद से ही एक मजबूत होल्ड रहा है। गुजरात में उन्हें अपने समर्थकों की एक स्वाभाविक भीड़ मिल जाती है। गुजरात की इस भीड़ के सामने गुजराती कल्चर इसलिए दिखाई जाती है जिससे उनमें ये बोध हो जैसे ये गुजराती कल्चर का स्वर्णिम काल चल रहा है। इससे गुजरात में नरेंद्र मोदी को और अधिक समर्थन मिलता रहे। दूसरा कारण ये कि स्टेडियम में बैठी इस मोदी समर्थक गुजराती भीड़ का इस्तेमाल बाकी देश को दिखाने के लिए किया जाता है, जिससे ये दिखाया जा सके कि सब जगह मोदी में है, पूरा मैदान मोदी में है। यही कारण है कि कुछ लोगों के द्वारा आशंका बीते दिनों ये भी जताई जा रही है कि क्रिकेट मैचों में टिकट के मिसमैनेजमेंट के पीछे यही कारण है। बीसीसीआई के अंदर टिकटों को मैनिपुलेट किया जा रहा है ताकि इन टिकटों को राजनीतिक समर्थकों को दिया जा सके और वे चलते मैच के बीच कैमरे के सामने एक खास पार्टी के नेता या उसकी विचारधारा के समर्थन में माहौल बनाएं, नारे लगाएं। चूंकि क्रिकेट पूरे देश में देखा जाता है, इसलिए गुजरात के मैदान में दिखाई जाने वाली चीज़ों और नारों से पूरे देश में माहौल बनेगा। इस खेल को समझने के लिए हमें बीसीसीआई के अंदर का माहौल जानना पड़ेगा। आखिर बीसीसीआई के अंदर जय शाह के रास्ते सरकार क्या पका रही है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के केंद्र की सत्ता में आने के बाद अमित शाह के बेटे जय शाह को बीसीसीआई की 2 कमेटियों का सदस्य बना दिया जाता है। इस बीच जय शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी भी थे। जय शाह ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम का काम अहमदाबाद में देख रहे थे, लेकिन 29 सितंबर 2019 के दिन जय शाह ने गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि अब बुलावा आ चुका था बीसीसीआई में आकर राजनीति करने का, जिसके जरिए क्रिकेट को अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाना था। 23 अक्टूबर 2019 के दिन क्रिकेटर सौरव गांगुली को सर्वसम्मति से बीसीसीआई का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। सौरव गांगुली को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे माना जाता है कि भाजपा उनके नाम का इस्तेमाल 2021 के बंगाल चुनावों में करना चाहती थी, क्योंकि सौरव गांगुली बंगाल से आते हैं जहां उनका काफ़ी सम्मान है। लेकिन सौरव गांगुली की अध्यक्षता के अलावा दिलचस्प खबर ये थी कि जय शाह को भी बीसीसीआई का सेक्रेटरी चुन लिया गया। यहाँ से बीसीसीआई में
जय शाह के काल की शुरुआत होती है। जय शाह के साथ ही अरुण सिंह धूमल को बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष चुन लिया जाता है। अरुण सिंह धूमल कौन? भाजपा के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के छोटे भाई। बीसीसीआई में जय शाह का होना मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ही होना था। भारत के क्रिकेट में जय शाह नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आंख और कान हैं। इधर गुजरात में अच्छे खासे मोटेरा स्टेडियम को तोड़कर नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया जाता है और दूसरी तरफ बीसीसीआई में जय शाह को बिठा दिया जाता है। वे हर बड़े क्रिकेट मैच जिनका भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, अब वे सब मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कराए जाने शुरू हो जाते हैं। कोविड के बाद साल 2021 के फरवरी मार्च महीने में हुआ इंग्लैंड का पहला क्रिकेट टूर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही कराया जाता है। बीसीसीआई ने 2021 के आईपीएल का फाइनल मैच भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही होने के लिए निर्धारित किया था, लेकिन इस बीच भारत में दोबारा से कोविड के केस बढ़ने लगे, स्थिति बिगड़ने लगी। आईपीएल के बीच ही कई खिलाड़ी और स्टाफ कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं। इस कारण बीसीसीआई को कुछ दिन के लिए आईपीएल को सस्पेंड करना पड़ता है। अंततः बीसीसीआई को 2021 आईपीएल का फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जगह दुबई में कराना पड़ता है। इस बार कोविड ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल फाइनल मैच नहीं होने दिया, लेकिन साल 2022 में जब एक बार फिर आईपीएल हुआ तो इस बार भी आईपीएल का फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कराया गया। कमाल की बात है कि अगले साल 2023 में भी जब आईपीएल खेला गया तो इसका फाइनल मैच भी गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कराया गया। इसे लेकर द कारवां मैगजीन पर वरिष्ठ खेल पत्रकार शारदा उग्रा ने एक बेहद बड़ी रिपोर्टाज लिखी है। इस रिपोर्टाज में शारदा उग्रा लिखती हैं कि जब साल 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में होना तय हुआ तो जय शाह की लीडरशिप में ये सुनिश्चित किया गया कि विश्व कप के सबसे इम्पोर्टेंट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हों। 2024 क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला ही मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया। कमाल की बात है कि 19 नवंबर 2023 को हुए इस वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया जाता है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि 14 अक्टूबर 2023 को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला एकमात्र मैच भी गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया, जिस भारत पाकिस्तान के मैच पर पूरे देश की नज़र रहती है और जिसके पीछे एक राजनीति भी काम करती है। अभी तक बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली थे। एक तरह से जय शाह के समानांतर ही गांगुली भी थे, लेकिन सितंबर 2022 में सौरभ गांगुली भी बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से चले जाते हैं, जिसके बाद बीसीसीआई में एक ही बॉस बचते हैं, वे थे अमित शाह के बेटे जय शाह। कारवां मैगजीन के लिए खेल पत्रकार शारदा उग्रा लिखती हैं कि बीसीसीआई के सीईओ हेमांग अमीन पिछले 3 साल से बीसीसीआई के फेसलेस और वॉइसलेस सीईओ बने हुए हैं, यानी बीसीसीआई की सारी पावर आज जय शाह ने अपने हाथ में ले रखी है। सौरभ गांगुली के जाने के बाद पूर्व इंडियन क्रिकेटर और 1983 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रहे रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया जाता है। लेकिन रोजर बिन्नी सौरभ गांगुली की तरह मुखर नहीं है, बल्कि वे थोड़े शांत प्रवृत्ति के हैं। उनके इस नेचर ने जय शाह को बीसीसीआई का पूरा होल्ड दे रखा है। इसके अलावा बीसीसीआई के अन्य प्रमुख पदों पर भी भाजपा के ही लॉयलिस्ट तैनात हैं। साल 2023 के नवंबर महीने में इस वक्त बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष मुंबई से भाजपा के एमएलए आशीष सेलर हैं और वहीं बीसीसीआई के जॉइंट सेक्रेटरी देवाजीत सेकिया हैं, जो असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हिमंता बिस्वा शर्मा के करीबी हैं। कारवां मैगजीन की इस रिपोर्टाज में खेल पत्रकार शारदा उग्रा लिखती हैं कि बीसीसीआई पर भाजपा का कितना शिकंजा कस चुका है, इसे इस बात से ही समझा जा सकता है कि जब भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह और महिला पहलवानों के मामले पर 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय टीम ने स्टेटमेंट जारी किया तो रोजर बिन्नी ने इस स्टेटमेंट से दूरी बना ली थी, जबकि रोजर बिन्नी खुद 1983 की विश्व कप विजेता टीम के हिस्सा थे। रोजर बिन्नी ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि मैं विश्वास करता हूं कि इस मामले में सक्षम अथॉरिटी काम कर रही है। एक पूर्व क्रिकेटर होने के नाते या उसके रूप में मैं विश्वास करता हूं कि खेलों में राजनीति नहीं मिलानी चाहिए। आपको क्या लगता है कि रोजर बिन्नी ने ऐसा बयान क्यों दिया? क्या 1983 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम में सिर्फ बन्नी ही थे जिनके पास ये दिमाग था कि खेलों में राजनीति नहीं मिलानी चाहिए, वो भी जब पीड़ित खुद महिला खिलाड़ी हों? इसका अर्थ यही है कि भाजपा बीसीसीआई को अपनी पार्टी की अन्य यूनिटों की तरह ही बीसीसीआई को भी अपनी एक पार्टी यूनिट ही बना चुकी है। सितंबर 2022 में जय शाह का कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद भी जय शाह को दोबारा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया जाता है। जय शाह के नेतृत्व वाले बीसीसीआई में हुए 2023 वर्ल्ड कप में न केवल टिकटों को लेकर मिसमैनेजमेंट हुआ,
बल्कि वर्ल्ड कप का शेड्यूल का भी मिसमैनेजमेंट होता है। सामान्यतः वर्ल्ड कप का शेड्यूल 1 साल पहले ही अनाउंस हो जाता है। जैसे 2019 वर्ल्ड कप के मैच 30 मई से लेकर 14 जुलाई के बीच हुए, लेकिन इसका शेड्यूल 1 साल पहले ही यानी 25 अप्रैल 2018 के दिन अनाउंस कर दिया जाता था। इसी तरह 2015 के वर्ल्ड कप मैच की तारीखें भी लगभग 12 महीने पहले ही अनाउंस कर दी गई थी, लेकिन जय शाह के नेतृत्व वाले बीसीसीआई ने 2023 वर्ल्ड कप मैचों की तारीखों को मात्र करीब 100 दिन पहले ही घोषित किया। अक्टूबर में शुरू होने वाले वर्ल्ड कप का शेड्यूल 27 जून को अनाउंस किया जाता है। इस लेट शेड्यूल में भी कमियां थी, वो इस तरह से कमियां थी कि इस शेड्यूल में भी 9 चेंजेस किए गए, 9 मैचों की तारीखें बदली गई। इस तरह अक्टूबर में होने वाले वर्ल्ड कप का फाइनल शेड्यूल 6 अगस्त 2023 को आ पाता है, यानी इसमें 2 महीने से भी कम वक्त रह गया। चूंकि वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार आता है, इसलिए क्रिकेट के चाहने वालों के लिए ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें वे हर कीमत पर शामिल होना चाहते हैं। यही कारण है कि वर्ल्ड कप की तारीखों को 1 साल पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है, क्योंकि विश्व कप मैचों को देखने के लिए विदेश से भी लोग आते हैं, एनआरआई भी आते हैं, जिसके लिए वीज़ा, पासपोर्ट, टिकट या बाकी जो चीज़ें होती हैं जैसे होटल, इन सब का इंतजाम करना होता है, जिसमें एक अच्छा खासा वक्त चाहिए। इसके अलावा आईसीसी भी स्टेडियम्स का मुआयना करती है कि क्या कमियां हैं, क्या सही है, क्या दुरुस्त है, उन्हें सही किया जाता है। इस कारण ये रिवाज रहा है कि वर्ल्ड कप की तारीखें लगभग 1 साल पहले ही घोषित कर दी जाती हैं। लेकिन जय शाह के नेतृत्व वाले इस वर्ल्ड कप में न केवल शेड्यूल के साथ मिसमैनेजमेंट होता है, बल्कि टिकटों को लेकर भी एक भारी ब्लंडर हुआ। पहले तो वर्ल्ड कप की तारीखों में बदलाव के कारण दर्शकों को जिन्होंने टिकटें खरीदी थी, जिन्होंने होटल किए थे, उन्हें अपने प्लान बदलने पड़े, उनको दिक्कतें हुई। टिकटों को लेकर हुई गड़बड़ की पूरी कहानी आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि दरअसल इन गड़बड़ के पीछे जय शाह कितने जिम्मेदार हैं और उनके काम करने का तरीका क्या है। इसे लेकर कारवां मैगजीन की ये रिपोर्ट डिटेल में नजर मारती है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि बीसीसीआई में काम करने वाले एक सदस्य ने कारवां मैगजीन को बताया कि जय शाह मुश्किल ही कभी बीसीसीआई के मुंबई वाले दफ्तर में आते हैं। वे अक्सर अहमदाबाद से ही बीसीसीआई चला रहे हैं। किसी भी मीटिंग में, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, इन मीटिंग्स में जय शाह सबके व्यू सुनते हैं, सम्मानपूर्वक सुनते हैं, लेकिन अंत में वही करते हैं जो वे चाहते हैं। खेल पत्रकार शारदा उग्रा लिखती हैं कि बीसीसीआई में अब छोटी छोटी जानकारियों को भी सीक्रेट रखा जाता है। कई प्रेस रिलीज तो बीसीसीआई जारी करती है, उनमें लिखा जाता है कि फलाने काम के लिए हमने फलाने पदाधिकारियों को अधिकृत कर दिया है, यानी अथोराइज कर दिया है। लेकिन जब मैंने बीसीसीआई बोर्ड के एक अधिकारी से पूछा तो उन्होंने बताया कि अधिकतर अधिकारी सिर्फ ये कहने में लगे रहते हैं कि वाह जय भाई वाह, शानदार, लेकिन जब बीजेपी के लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं तो अंदर का माहौल इसके विपरीत होता है। कारवां मैगजीन के अनुसार बीसीसीआई के स्टाफ ने उन्हें बताया कि जब गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष थे तो एक स्टाफ ने जय शाह को यह कहते हुए सुना कि गांगुली का फ़ोन नहीं उठाना है। अगर गांगुली ने कहा कि फलाना मैच या फलाना इवेंट फलानी तारीख को होगा, फलाने दिन को होगा, तो पक्का वो या तो एक दिन बाद होगा या एक दिन पहले होगा, यानी गांगुली के कहे जाने वाले दिन नहीं होगा। बीसीसीआई के स्टाफ ने कहा कि बीसीसीआई के अधिकतर स्टाफ लोग जय शाह से मिलने में नर्वस होते हैं। कारवां मैगजीन के अनुसार उन्हें बीसीसीआई के एक दूसरे स्टाफ ने बताया कि बीसीसीआई पर जय शाह ने इतना टाइट होल्ड रख रखा है कि कोई भी चीज़ बिना जय शाह के अप्रूवल के हिल भी नहीं सकती। एक एक चीज़ को क्लियर होने में महीनों लग जाते हैं। ये एम्पायर की टोपी पर छपने वाले स्पॉन्सर से जुड़ा कोई इनवॉइस ही क्यों ना हो, चाहे वर्ल्ड कप का शेड्यूल हो, अगर कोई आपका स्टेपलर भी उधार मांगना चाहता है तो वो भी आपको बॉस को एक ईमेल लिखना पड़ेगा कि आप अपने स्टेपलर को किसी को उधार दे सकते हैं या नहीं। और अब इस काम की अनुमति के लिए आपको महीनों बॉस के चक्कर लगाने पड़ेंगे ये पूछने के लिए कि सर स्टेपलर अप्रूवल का क्या हुआ। बीसीसीआई के एक तीसरे स्टाफ का बयान छापते हुए कारवां मैगजीन ने लिखा है कि कोई भी जय शाह के पिता के कारण जय शाह की बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता, उसका खंडन नहीं कर सकता। सब जानते हैं कि ये चीज़ अभी अगले 5 साल बदलने वाली नहीं है। कारवां मैगजीन के अनुसार जय शाह को अपने पिता से अलग एक इंडिपेंडेंट दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जैसे कि वो एक फ्री थिंकर हैं। क्रिकेट में गहरी दिलचस्पी है। बीसीसीआई का प्रचार प्रसार का काम देख रही एड फैक्टर्स कंपनी का एक स्टाफ केवल जय शाह की मीडिया इमेज के लिए डेडिकेटेड है। एक क्रिकेट अधिकारी ने कारवां मैगजीन को बताया कि आईसीसी की मीटिंग्स में भी जय शाह लोगों को बीच में रोककर बोल देते हैं कि नो नो नो, इट्स नॉट डन लाइक दैट, ये ऐसे नहीं होगा।
इस क्रिकेट अधिकारी ने कारवा मैगजीन को कहा कि वो हर कमेटी में रहना चाहते हैं। वो हर किसी को ऐसे ट्रीट करते हैं कि वे ही आईसीसी के होम मिनिस्टर हैं। जैसा कि इसी अयोग्यता और मनमाने नेचर के कारण वर्ल्ड कप का शेड्यूल लेट हुआ। वर्ल्ड कप मैचों में सीटें खाली रह गईं, जहां तक कि भारत ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप मैच में भी बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गईं। वहीं दूसरी तरफ फैंस को टिकटें नहीं मिली, न जाने टिकटें कहां चली जाती हैं। वर्ल्ड कप मैचों में हुए टिकटों का घपले का रहस्य तो शायद रहस्य ही रहेगा, जब तक कि बीसीसीआई पर कभी कोई और रिजीव नहीं आ जाए। लेकिन इस केस को समझने के लिए एक उदाहरण इस सवाल के थोड़े नज़दीक जाता है कि टिकटों में हुई गड़बड़ी के पीछे रहस्य क्या है या कारण क्या हो सकता है। 9 मार्च 2023 के दिन ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेस्ट सीरीज के चौथा टेस्ट मैच होता है, जब नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चक्कर लगा रहे थे। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेस्ट मैच के लिए भाजपा ने 80,000 टिकटें अपने कार्यकर्ताओं के लिए खरीदी, वो कहीं ना कहीं शक पैदा करती हैं कि शायद वर्ल्ड कप में भी इसी तरह का मिसमैनेजमेंट किया गया होगा। जिस तरह से 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच को गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कराया गया, जिस तरह मैच से पहले आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ाए गए, जिस तरह मैच से पहले भारत के प्रधानमंत्री की ग्रैंड एंट्री का ऐलान किया जाता है, उससे लगता है कि वर्ल्ड कप फाइनल को भी एक राजनीतिक इवेंट बनाने की पूरी तैयारी थी। हालांकि मैच शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही भारतीय क्रिकेट टीम बैकफुट पर आ जाती है और शुरू में ही भारतीय टीम के जीतने के आसार धुंधले हो चुके थे। इस कारण पूरे मैच में नरेंद्र मोदी कैमरे पर नहीं दिखाई देते, क्योंकि वे आए ही नहीं। जब मैच अंत होने को हुआ तब जाकर उनका आपको चेहरा देखने को मिला होगा, क्योंकि उनके और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के मैदान में आने का प्लान पहले ही बन चुका था, जिसे वो कैंसिल नहीं कर सकते थे। हालांकि फाइनल मैच की शुरुआत में ही गड़बड़ हो जाने के कारण वर्ल्ड कप फाइनल एक राजनीतिक इवेंट बनने से बच गया। कुछ लोगों ने भारत की हार के कई कारणों में से एक कारण तो भारतीय खिलाड़ियों पर पड़ रहे दबाव को भी माना। भारत के होम ग्राउंड पर वर्ल्ड कप मैच होने के कारण ऊपर से देश के प्रधानमंत्री के मैदान में मौजूदगी ने भारतीय खिलाड़ियों को प्रेशर में डाल दिया। वे खिलाड़ी जो फाइनल मैच तक दुनिया की सबसे ताकतवर क्रिकेट टीम कहे जाते हैं, उन्हें ऑस्ट्रेलियाई टीम बच्चों की तरह हरा देती है। बहरहाल राजनीति और बीसीसीआई को लेकर ये एपिसोड फिलहाल यहीं खत्म होता है। जैसा को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या भारतीय क्रिकेट में इतना अधिक राजनीतिकरण सही है? क्या आपको भी लगता है कि 2023 वर्ल्ड कप मैच के दौरान भारतीय टीम अत्यधिक प्रेशर में थी? अपने विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इससे पहले मैंने आईपीएल और ललित मोदी को लेकर भी वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल पर। नमस्कार।